नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो में कवर होने वाले स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिट इंडिया मूवमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आसियान, फिक्की, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा कुम्हार सशक्तिकरण योजना जैसी संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पर 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 मरीजों की संख्या और मृत्यु दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की जो रेट है वो 63.45% और डेथ रेट 2.3% है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में पहले पीपीई किट का एक भी निर्माता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश में इसके निर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि देश अब अच्छी क्वालिटी के पीपीई का एक्सपोर्ट कर सकता है। अन्य स्वदेशी उपकरणों की क्षमता हासिल कर उनका उत्पादन भी बढ़ाया गया है और वेंटिलेटर तथा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति का अंतर भी कम किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार सहित सभी आवश्यक कदम समय से उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन में सूचना टेक्नोलॉजी के अभिनव प्रयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या अधिक संख्या की आशंका वाले क्षेत्रों में निगरानी और मरीजों की पहचान के लिए आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच के लिए इतिहास ऐप और केंद्रों तथा बिस्तर क्षमताओं के बारे में फैसिलिटी ऐप को कोविड पोर्टल पर एक ही जगह उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान इसने जनसंख्या की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के नए उपसमूह के गठन का प्रस्ताव किया। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग ठीक हुए और देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वाली का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 8,17,209 हो गई है। सरकार ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 49,310 नए मामलों का पता लगा, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 12,87,945 हो गई है। लेकिन इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4,40,135 है। एक दिन में 740 लोगों की डेथ होने के साथ देश में मरने वालों की कुल संख्या 30,601 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में जो लैबोरेटरीज हैं उनमें कोविड-19 के 3,52,801 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। स्वदेशी कोविड टीकों के मानव परीक्षण शुरू हो गए हैं, जो कि देश भर में विभिन्न स्तरों पर हैं। भारत में पता होगा आपको कि 2 दवाओं पर ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला जो है उसने सरकार से परमिशन मिलने के बाद अपने टीकों का मानवों पर परीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार ने इन टीकों के विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता और नियामक प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक संभावित कोविड टीके के विकास के लिए हाथ मिलाया है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जायडस कैडिला के टीके जायकोव डी के विकास में मदद प्रदान की है। तो ये 2 टीके भी डेवलप किए जा रहे हैं, कोवैक्सीन और जायकोव डी। भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है और वर्ल्ड के 60% टीकों की जो आपूर्ति है वो भारत। एक शीर्ष भारतीय फार्मा कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। मौजूदा समय में यह टीका जो है वो ह्यूमन ट्रायल के 3rd फेज पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके काफी करीब है इस टीके को डेवलप करने के। इसके अलावा भारत और इजराइल ने कोविड-19 की जांच के लिए मिलकर एक त्वरित जांच किट विकसित की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बताया कि डीआरडीओ तथा इजराइल की रक्षा अनुसंधान इकाई के वैज्ञानिकों ने ज्वाइंटली एक कोविड जांच किट को तैयार किया है। प्रोफेसर विजय राघवन ने कहा
किस त्वरित जांच किट से 30 सेकंड के भीतर कोविड इंफेक्शन की जांच के शुरुआती परिणाम मिल जाते हैं। प्रोफेसर राघवन ने कहा कि इस जांच किट का विकास कई नवीनतम तकनीकों को मिलाकर किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑनलाइन वॉइस टेस्ट, श्वास नली परीक्षण, आइसोथर्मल टेस्टिंग और पोलिमिनो एसिड टेस्टिंग शामिल है। भारत और इजराइल कोविड वैक्सीन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के विश्व संघ के सदस्य भी हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांज ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। टेलीफोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और इससे लड़ने के सामूहिक प्रयासों के बारे में चर्चा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों की फोरम की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड ने भारत के फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना की। उन्होंने इसे कोविड-19 महामारी को परास्त करने का बेजोड़ उपाय बताया। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। खेल मंत्री ने खेल गतिविधियां फिर से शुरू करने की भारत की रूपरेखा साझा करने और कोविड महामारी प्रवर्ती युग में साझा खेल नीति तैयार करने में योगदान करने की इच्छा व्यक्त की। अगली खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से कहा कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक जोखिम से बचें। बाईएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की भूमिका में डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों और वित्तीय कंपनियों की सर्वोच्च प्राथमिकता अब पूंजी का स्तर सुधारने और उत्थान शक्ति में सुधार लाने की होनी चाहिए। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत है, लेकिन अत्यधिक सावधानी से काम करने का करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अन्य सरकारी एजेंसियों ने विश्व भर में व्यापारियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच फाइनेंशियल प्रेशर दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। बढ़ते आगे। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बाद वर्ल्ड की जो आर्थिक स्थिति सुधारने में भारत और आसियान प्रमुख भूमिका अदा कर सकते हैं। आसियान एक समूह है जो अपने साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ग्रुपिंग है। उन्होंने कहा कि भविष्य उसके अनुकूल होगा क्योंकि भारत और आसियान देशों में वे नई ऊंचाइयां छूने की समान योग्यता, साहस और संकल्प शक्ति है। वे आसियान देशों के उद्यमियों के बीच वर्चुअल वार्तालाप में भाषण दे रहे थे। इसका आयोजन इंडिया आसियान विमेन्स बिजनेस फोरम और फिक्की ने किया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के कारण यह क्षेत्र कोरोना के बाद के समय में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने में नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की विशेष भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का प्रवेश द्वार है। अगली खबर है। भारत चीन सीमा मामलों के बारे में परामर्श और समन्वय से संबंधित कार्यबल की कल 17वीं बैठक हुई। भारत और चीन दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति और पश्चिमी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेनाओं के पीछे हटाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि आपसी समझौते के अनुसार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की शीघ्र और पूर्ण वापसी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिरोध दूर करना बायलैटरल रिलेशंस को सुचारू बनाने के लिए अनिवार्य है। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमावर्ती मामलों के महानिदेशक ने किया था। बढ़ते आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को विद्युत कुम्हार चक्के वितरित किए। श्री शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बलवा गांव में ये जो पोर्टर व्हील्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कर प्रशासन को करदाता के अनुकूल और पारदर्शी बनाने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों की सराहना की। कल 24 जुलाई को 160वें आयकर दिवस पर श्रीमती सीतारमण ने कोविड महामारी के दौरान करदाताओं की जरूरतों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं में छूट देने के लिए भी आयकर विभाग की सराहना की। 24 जुलाई 1860 को हमारे यहाँ पे पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के तौर पे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्षों में आयकर विभाग ने न केवल राजस्व संग्रह करने वाला बल्कि नागरिक उन्मुखी संगठन जो बना है, इसके लिए भी इसकी प्रशंसा की गई। उन्होंने नई और सरल कर व्यवस्था की शुरुआत करने और कंपनियों के लिए कारपोरेट जो टैक्स रेट्स हैं उनको कम करने जैसे विभिन्न सुधारों उपायों का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अब बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई 1814 को ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टेम्पसन ने अपना पहला स्टीम लोकोमोटिव पेश किया।
ये एक ट्रैवलिंग इंजन था जिसे किलिंग वॉर वैगन वे पर कोयला खींचने के लिए डिजाइन किया गया था। 25 जुलाई 1822 को जनरल अगस्टिन डी इटुरबाइट का राज्याभिषेक हुआ अगस्टिन फर्स्ट के तौर पर, और वे मेक्सिको के पहले सम्राट बने। 25 जुलाई 1854 को वाल्टर हंट को पेपर शर्ट कॉलर के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ। 25 जुलाई 1871 को 1871 को अमेरिका के विलहेल्म सिनिडर जो हैं उनको कैरोसल, जो ये घूमने वाला एक झूला होता है, उसके लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। 25 जुलाई 1907 को कोरिया जापान का एक संरक्षित राज्य है यानी कि प्रोटेक्टरेट बना। 25 जुलाई 1957 को ट्यूनीशिया ने खुद को एक रिपब्लिक घोषित किया और हबीब बुर्गीबा इसके पहले राष्ट्रपति बने। इसे लगभग एक साल पहले 20 मार्च 1956 को इसे फ्रांस से आजादी मिली थी। 25 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग फर्स्ट ने मंगल ग्रह का फेमस फेस ऑन द मार्स फोटो लिया। इस स्पेसक्राफ्ट ने 20 जुलाई को मंगल ग्रह पर लैंड किया था। हमने 20 जुलाई वाली अपनी न्यूज में भी इसको स्टैटिक फैक्ट्स में कवर किया था। 25 जुलाई 1978 को दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब शिशु लुई जोय ब्राउन का जन्म हुआ। यह इंग्लैंड के पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स द्वारा इजाद की गई टेक्निक थी। ये IVF टेक्निक बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके लगभग 2 महीने बाद 3 अक्टूबर 1978 को दुनिया के सेकंड और भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के प्रयासों से हुआ। जहां रॉबर्ट एडवर्ड्स को साल 2010 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मिला, वहीं डॉक्टर सुभाष मुखर्जी या सुभाष मुखोपाध्याय को सरकारी उपेक्षाओं यानी कि गवर्नमेंट नेग्लिजेंस और उत्पीड़न के कारण 19 जून 1981 को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो ये एक अंतर है, जहां मतलब लगभग ये 2 महीने का अंतर रहा था। तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो आज के दिन पैदा हुआ और उसके लगभग 2 महीने बाद 3 अक्टूबर 1978 को दुनिया के सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। 25 जुलाई 1984 को रूस की स्वेतलाना सेविट्स्काया जो है वो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। वो वैलेंटीना टेरेस्कोवा के बाद अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी महिला थी। तो दोस्तों थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।